नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहां पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है? विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है? यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। 2 से 5 वर्ष की अवस्था कहलाती है, 2 से 5 वर्ष की अवस्था, ठीक है? तो यहाँ पर जो बाल विकास है, वृद्धि एवं विकास से पढ़िएगा। ये जो चैप्टर 1 था, तो वो विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है? विकास की 4 अवस्थाओं को हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया है, जिसमें आप देखेंगे वो अवस्था कौन कौन है। तो एक है आपका शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था। फिर है बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, और उसके बाद होता है प्रौढ़ावस्था, ठीक है? शैशवावस्था कब? 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था कब? 5 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था कब? 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर को माना जाता है, ठीक है? तो अब देखिए इसी की कड़ी में आपसे पूछा है 2 से 5 वर्ष। क्या पूछा है? 2 से 5 वर्ष। तो हम लोग शैशवावस्था कितना वर्ष को मानते थे? बताइए, शैशवावस्था कितना वर्ष को मानते थे? तो ये था 0 से 5 वर्ष। तो क्या 2 से 5 इसी में आ रहा है कि किसी दूसरे में जा रहा है? नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या क्या है, आपको कन्फ्यूज किया है ना, कन्फ्यूज किया है। तो आप कहिएगा ना 0 से 5 वाला खाली होइबे करता है, 2 से 5 वाला कहाँ जाएगा भाई? ये भी तो 0 और 0 से 5 के अंदर ही है ना, इसलिए इसको आपको किस में डालना होगा? शैशवावस्था में ही रखिएगा, ठीक है? ये प्रश्न देखिए कहाँ पर आया हुआ था? हरियाणा टेट में आया हुआ था, ठीक है? कहाँ पर आया हुआ था? हरियाणा टेट में पूछा गया था, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा। देखिए जो नोट्स जिनको भी यहाँ से जोड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारा चीज बना हुआ है। 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, क्योंकि उसी में 2 से 5 वर्ष भी आता है। 0 से 5 में ही शामिल हो गया 2 से 5, ठीक है? तो इसी को हम लोग कहते हैं। अगला, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है कहाँ पर पूछ दिया? यूपी टेट। कहाँ पर पूछ दिया? सीजी टेट। देखिए 2 जगह ये प्रश्न पूछ दिया, ठीक है? गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका? पैर का, सिर का, धड़ का, या सभी का, ठीक है? तो देखिए गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है यहाँ पर वो आपका होता है सिर का, ठीक है? किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी के साथ धड़, और उसके बाद पैर का निर्माण होता है, ठीक है? गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? याद रखिएगा, सिर का निर्माण होता है। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। उसके बाद किसका होता है? तो रीढ़ की हड्डी के निर्माण होता है, और उसी के साथ धड़ लगा हुआ रहता है। और अंतिम में किसका निर्माण होता है?
पैर का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग जरूर सभी को देख लीजिएगा। तो गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी का होता है, उसके साथ धड़ लगा हुआ रहता है और पैर का निर्माण होता है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, देखिए बालक जो होता है, बालक, ठीक है, बालक का सिर एवं मस्तिष्क का विकास, ठीक है, ये जो है आपका किस अवस्था? तो देखिए शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 5 वर्ष होता है। ये 0 से 5 वर्ष में बच्चा जो होता है, सब आपको पता चल जाएगा कि यह बच्चा जो है किस प्रकार का निकलेगा। बच्चा के देखने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कहा जा सकता है कि ये शैशवावस्था में ही जो है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास हो जाता है, ठीक है, विकास अवस्था में शुरू हो जाता है। क्लियर? तो बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में? तो ये 0 से 5 वर्ष में ही मस्तिष्क का विकास बच्चा का हो जाता है और सिर का भी विकास हो जाता है। तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था में जो होता है बालक के मस्तिष्क एवं सिर का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? प्रश्न पूछ दिया था, कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिएगा आपको उड़ीसा टेट में, ठीक है, आंध्रा टेट में, ठीक है, और उसके बाद असम टेट में, यहाँ 3 जगह पूछा है, ठीक है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखना नहीं भूलिएगा। हर दिन शाम 7:30 बजे आप जुड़िए, वहाँ पर आपकी सारी क्लासेस चल रही है और सारे नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। और बाकी आपको बात करने की पूरी सुविधा हमारे टीम की तरफ से दी जाती है। जहाँ भी दिक्कत हो तो आप जुड़ करके यहाँ पर तैयारी ऑफलाइन ऑनलाइन सारी तरह से कर सकते हैं। तो अभी का अभी आप मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है आपको बताना था? 206, 230, 270 या 320, ठीक है। तो देखिए जन्म के समय जो बच्चा होता है वो क्या होता है? तो वो बीजू अवस्था होता है, ठीक है। क्या होता है? तो उस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है आपकी हड्डियों की संख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे आदमी वयस्क होते जाता है तो हड्डी सभी आपस में एक दूसरे जुड़ते जाते हैं और हड्डियों की संख्या क्या होती जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो जब बच्चा यहाँ पर क्या होता है? शिशु होता है। जब शिशु होता है तो उस समय उसकी हड्डियों की जो संख्या मानी गई है वो 270 मानी गई है, ठीक है। कितना माना गया है? 270। लेकिन जब यही वयस्क हो जाता है तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 206 हड्डी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? 270 हड्डी होती है। और जब वयस्क हो जाता है तो हड्डियां कुछ कुछ अपने में जुड़ करके एक हो जाती है, 2-3 हड्डियां जुड़ करके एक बन जाती है और हड्डियों की संख्या हो जाती है 206, जो कि ऑथेंटिक है, जो माना गया है, ठीक है। 206 हो जाता है अब वयस्क में और जन्म के समय होता है 270। बीजावस्था कहा जाता है। याद रखिए एक अवस्था जो है बीजा अवस्था, जिस समय बीज पड़ता है, ठीक है, उस अवस्था को हम लोग भ्रूण अवस्था में बीजू अवस्था कहते हैं ना। तो ये बीजा अवस्था कब होता है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात होता है बीजा अवस्था, ठीक है। यूपी टेट में पूछ दिया गया था, बंगाल टेट में भी पूछा गया है। ये प्रश्न आपका बंगाल टेट में पूछा गया है और ये जो है आपका यहाँ पर आपको जो है दिल्ली आप कह लीजिए इसको असम टेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। असम टेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये बीजावस्था क्या होता है? ठीक है, देखिए जब बच्चा का विकास, जब भ्रूण में, जब गर्भाशय में बच्चा का विकास हो रहा होता है तो जो पहला बार जो होता है भ्रूण में जब बीज ठहरता है उस समय देखिए 0 सप्ताह से लेकर के आप कह लीजिए 2 सप्ताह तक, 0 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह तक जो होता है वो अवस्था जो होता है बीज पड़ा रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं देखिए बीजा अवस्था। क्या कहते हैं उसको? बीजा अवस्था कहते हैं। उस समय देखिए बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। तो 0 से 2 सप्ताह वाली अवस्था को जो होता है भ्रूण में बीजा अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आपने यहाँ पर देख ही लिया किशोरावस्था, बाल्यावस्था,
शैशवावस्था और बाकी यहाँ पर प्रौढ़ावस्था को आप देख लिए हैं। तो एक बीजावस्था भी देख लीजिए। तो बीजावस्था होता है 0 से 2 सप्ताह का काल जो होता है बीज निर्माण का काल होता है, और इसी को हम लोग बीजावस्था के नाम से जानते हैं। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु क्या होगा? बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु उस समय क्या है? 2 से 3 माह, 4 से 5 माह, 6 से 7 माह, 8 से 9 माह, या क्या है उसका आयु? ठीक है, देखिए जब बच्चा यहाँ 2 से 3 माह की हम बात करते हैं तो 2 से 3 माह में बच्चा जो होता है पूरा अबोध होता है, उसको वस्तु का पहचान नहीं हो पाता है। ठीक है, 4 से 5 माह में भी बात कीजिएगा तो वो भी जो होता है उस समय दूसरे के सहारे होता है और वो पूरा तरह से नहीं खेल पाता है, इसलिए वो वस्तु को उठा नहीं पाता है, वो पहचान नहीं पाता है। ठीक है, अगर नीचे गिर गया तो वो उठा नहीं पाता है। 6 से 7 माह में बच्चा जरूर परिपक्व कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन उस समय भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह जमीन पर गिरा हुआ चीज़ है तो वह वहाँ से उठ करके और जा करके उस वस्तु को क्या करें, उठा लें। लेकिन यहाँ पर एक और स्थिति जो आया हुआ है वो है आपका 8 से 9 माह। तो देखिए ये 1 साल के अंदर ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चा कोई चीज़ वस्तु पर गिरा तो उसको पहचान करके उठाना शुरू कर देता है। तो देखिए वो 8 से 9 माह, इसमें जो ऑप्शन आया है उसके अनुसार होगा 8 से 9 माह में बच्चा जो है अपना गिरा हुआ वस्तु को पहचान लेता है और उठाने लगता है। ठीक है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? प्रश्न आया हुआ था, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, प्रश्न पूछा गया है। और ये आपका जो है राजस्थान टेट में और हरियाणा टेट में और साथ ही साथ बिहार टेट, तीनों में ये प्रश्न पूछा गया। हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। ठीक है, तो देखिए बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है 350 ग्राम होता है। क्या होता है? 350 ग्राम होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार आपका 350 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर जैसे जैसे जब वयस्क होता है आदमी तो उसको यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है भार, 1350 ग्राम हो जाता है। याद रखिएगा, देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ था, एक बार एक जगह 350 ग्राम होता है ये दिया रहता है, नहीं तो पाउंड में देखिए 8 पाउंड होता है। पाउंड में कितना होता है? 8 पाउंड होता है। तो पाउंड में भी कभी कभी देता है कि शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो कहीं ग्राम में ऑप्शन रहेगा तो 350 ग्राम और कहीं पाउंड में ऑप्शन रहेगा तो 8 पाउंड इसको लिखिएगा। ठीक है, और वयस्क, जब आदमी वयस्क हो गया तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। याद रखिएगा कितना होता है वयस्क में? 1350 ग्राम आपका इसका भार होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सीखने का आदर्श काल माना जाता है, यानी सीखने का, बच्चा के सीखने का सबसे अच्छा समय कब माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए बच्चा जो सीखने का आदर्श काल माना जाता है वो आपको यहाँ पर किसको माना जाता है? शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष होता है और इस समय बच्चा क्या होता है? एक शांत प्रवृत्ति का चहुमुखी विकास का होता है। इस समय वह जो जो चीज़ों को देख रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा अवलोकन कर रहा होता है। तो सीखने का सबसे अगर अच्छा कोई समय माना गया है तो वो आपको 0 से 5 वर्ष यानी शैशवावस्था को माना गया है। इस समय जो होता है बहुत सा चीज़ बच्चों को सिखाया जाता है और इसी समय जो है आपका नामांकन भी बहुत लोग अभी करवा देते हैं। 3 साल में ही बच्चे का नामांकन करवा देते हैं, जिससे बच्चा अच्छा और ख़राब जैसा रहता है वैसा सीखना प्रारंभ कर देता है। तो सीखने का आदर्श काल जो है वो शैशवावस्था को माना जाता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, बच्चा कब कल्पना जगत में विचरण कर रहा होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चा के लिए जो होता है आंधी और तूफान का एक समय होता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था कोई नहीं, टिक कीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं। कल्पना जगत में विचरण करता है तो बच्चा का जो समय होता है वो आंधी और तूफान का समय होता है। ठीक है, क्या होता है? आंधी और तूफान का एक समय होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो समय जो होता है आपको क्या होता है? तो वो होता है आपका देखिए किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था, जो कि आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष होता है। ठीक है, तो देखिए ये अवस्था ऐसा माना गया है कि इसमें बच्चा बहुत कुछ सोच रहा होता है। इसे आंधी और तूफान का समय होता है, बच्चा जो है बहुत कुछ सोच रहा होता है।
कि क्या करे और क्या नहीं करे, यानी उसका जो दिल है और उसका जो दिमाग है केवल कल्पना से भरा हुआ रहता है। ऑथेंटिक क्या है उसको कुछ पता नहीं होता है, उसके दिमाग में सिर्फ बातें चल रही होती, कल्पना करता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, सारी चीज़ें कल्पनाएं भरी हुई रहती है उनके दिमाग में इस समय, ठीक है। इसी समय क्या होता है, बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन की देखिए आवश्यकता होती है। इसी समय बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, नहीं तो यहीं से बच्चा कोई चोर, यहीं से कोई डकैत और यहीं से कोई इंजीनियर और यहीं से कोई डॉक्टर निकलता है, ठीक है। क्योंकि वो कल्पना जगत का समय होता है और वो विचरण कर रहा होता है, जिस लाइन में जाता है वो वैसा ही कुछ कर दिखलाता है, ठीक है। तो कल्पना जगत में विचरण कर रहा होता है, वो अवस्था है आपका यहाँ पर किशोरा अवस्था, ठीक है। कौन सा अवस्था है, किशोरा अवस्था। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है, बालक जो है सभी रंगों की पहचान कब करने लगता है, वह रंग के बारे में पूरी जानकारी कब से प्रारंभ कर देता है, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष क्या है, ठीक है। देखिए तो बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है, तो अभी देखिए इसके लिए जो ऑथेंटिक है यहाँ पर जो आपको ये आपको उत्तराखंड टेट में पूछा गया था और राजस्थान टेट में पूछा गया था। तो इसके अनुसार जो देखिए यहाँ पर बोर्ड की तरफ से जो आंसर जारी किया गया था वो देखिए आपका 5 वर्ष है, ठीक है। क्या जारी किया गया था, 5 वर्ष, यानी बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है, 5 वर्ष में करने लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ के चलते, नहीं तो ऐसे रंग का पहचान तो बच्चा 4 वर्ष में भी 3 वर्ष में भी कुछ कुछ रंगों को पहचानने लगता है, लेकिन यहाँ मुख्य मुख्य यानी लगभग सभी रंगों की पहचान के लिए उसका जो समय माना गया है वो 5 वर्ष माना गया है। 5 वर्ष में वह जो है करने लग जाता है, ठीक है। अगला, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो आप सभी बच्चे को जरूर देखते होंगे, आप देखे होंगे कि बच्चा जैसी हमके जैसा लगता है कि 2-2.5 साल का होता है, तैसे तीन पहिया वाला जो है उसको खड़ा होने के लिए धरा दिया जाता है कि उसके सहारे वो क्या करता है, बढ़ता है, चलता है ना। तो ये आपको हम 2 से 3 साल कर रहे हैं, किसी किसी बच्चा में वो 3 से 4 साल होता है, यानी 2 से 3 या 3 से 4 साल में लगभग सभी बच्चा जो होता है साइकिल का पहिया को चलाना, अभी बाज़ार में बहुत से साइकिल आ गए उस पर बैठना वो शुरू कर देता है। तो ये 3 से 4 या 2 से 3 ये किस अवस्था में जा रहा है हमको बताइए। तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं ना। और इसी अवस्था में ये दोनों जाएगा कि नहीं जाएगा, जा रहा है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पर शैशवा अवस्था में चला जाएगा, ठीक है, शैशवा अवस्था में चला जाएगा। शैशवा अवस्था बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है, प्रकाश, माँ, ध्वनि या कोई नहीं, कौन सी घटना की ओर बालक पहले आकर्षित होता है आपको बताना है, ठीक है। देखिए अगर बालक को आप सुला दिए हैं, बालक को क्या किए हैं, सोया हुआ है, अगर इस बालक में कोई घटना जैसे अगर ध्वनि की हो, माँ की हो, प्रकाश की हो, तो सबसे पहले आप बालक को देखते होंगे, जैसे अंधेरा में आप छोड़ दिए हैं तो बालक सिकुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा, बिजली आ गई, लाइट, उसका आँख बहुत जल्द खुलता है। यानी सबसे पहले जो प्रभाव होता है तो वो प्रकाश से होता है। बच्चा किससे प्रकाशित होता है, प्रकाश से। किस घटना, देखिए यहाँ पर घटना बताया जा रहा है, नहीं तो आप वैसे कहिए कि माँ से होता है, तो माँ नहीं, यहाँ पर कौन सी घटना से बालक सबसे पहले, तो वो लाइट से प्रभावित होता है, प्रकाश से प्रभावित बच्चा सबसे पहले होता है, यहाँ पर मान लीजिएगा आप, ठीक है। तो प्रकाश से बच्चा क्या होता है, सबसे पहले प्रभावित होता है, प्रकाश से। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला, बालक बालिकाओं को अधिक समायोजन करना पड़ता है, बालक बालिकाओं को अधिक समायोजन मतलब अधिक एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है, वय संधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो समय माना गया है, जो एक समय है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच का समय जो होता है, जिसको हम लोग वय संधि काल कहते हैं, ये जो समय होता है ना, ये सबसे अधिक समायोजन का एडजस्टमेंट बच्चों को करना पड़ता है, अपने अनुसार नहीं तो दूसरों के अनुसार यहाँ पर एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वह संधि काल में होता है।
बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, प्रश्न पूछा गया है। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, बिहार टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पर जेटेट में भी पूछा गया है, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए, ठीक है। देखिए, जैसे कहने का मतलब है, एक बच्चा जो है आपसे पूछा कि ये एरोप्लेन जो है, ये जो हवाई जहाज है वो जो है आकाश में क्यों उड़ रही है, पक्षी जो है आकाश में क्यों उड़ रहे हैं, सेब का रंग जो है लाल क्यों हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चे जिज्ञासा से उठते हैं और प्रश्न करते हैं, ठीक है। पूछ देंगे पापा सुबह क्यों उठते हैं, मम्मी सुबह उठ के क्यों खाना बनाना चाहिए, क्यों सफाई पहले करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बच्चों में जिज्ञासा चल रहा होता है। तो उसकी जिज्ञासा को आप क्या करेंगे, जब बच्चा आपसे प्रश्न पूछ दे तो आप क्या करेंगे, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है दमन। तो दमन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कि क्या ऐसा पूछते हो, तुमको पूछना नहीं चाहिए, झूठ मूठ के हल्ला करते रहते हो, ऐसा बच्चा के साथ नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। तो ये दमन हो गया, तो ये तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। शांत, उसके बाद एक कुछ बच्चे, कुछ माता पिता या कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, चुप रहो ना जी, चुप रहो, शांत करवा देते हैं, उसको बताते कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद क्या है, उत्तेजित, उत्तेजित, ठीक है, माने और बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद क्या है, सक्रिय। तो होना क्या चाहिए, तो बच्चों की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, एकदम शांत किया जाना चाहिए। तो शांत कैसे होगा बच्चा का जिज्ञासा बताइए, जब आप उसके प्रश्न को जवाब दीजिएगा तब वह शांत होगा, ठीक है। जब आप उसके प्रश्न का जवाब दीजिएगा तब वह जाकर के शांत होता है। तो बच्चों की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। याद रखिएगा, बच्चों की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को बताइए, उसका सही जानकारी बच्चा को दीजिए, उसके बाद वह बच्चा हो जाएगा शांत। इसलिए बच्चों की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए। यह प्रश्न 2 से 3 बार अब तक पूछ दिया है, आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, आपको सारे राज्यों का हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा देंगे और बाकी जो इसका टॉपिक है वो भी करवा देंगे सीडीपी का। सीडीपी में देखिए, आप यहाँ पर 30 में से 25 नंबर तो आने में कोई रोकेगा ही नहीं रोकेगा, जितना आपको हम पढ़ा देंगे ना, जितना आए हुए प्रश्न वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सीडीपी ही नहीं, आपको गणित हो गया, आपको विज्ञान हो गया, आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन हो गया, सारा जो है देखिए, कम प्रश्न पढ़ कर अधिक उठाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर सामाजिक विज्ञान ये सबको पढ़ना है तो आप तो जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, क्योंकि बिहार में अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो देखिए वहाँ पर सभी कोई क्या पढ़ते हैं, बिहार टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, और वहाँ सब लोग पढ़ाता भी है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ सब उल्टा पुल्टा खाली सब पढ़ाते हैं और उसमें कोई भी चीज़ टच नहीं करता। अभी देखिए, सहायक आचार्य में भी बहुत लोगों का फ्लॉप हो गया, अच्छा कोचिंग फ्लॉप हो गया। क्या है कि जेसीईआरटी को यहाँ पर कलेक्शन नहीं किया था। तो आप जो है सारा चीज़ जेसीईआरटी का पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको जेसीईआरटी का पूरा कंप्लीट तैयारी हम करवाएंगे और वहीं से प्रश्न छपेगा, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा, सीखना है, लर्निंग जो है क्या चीज़ है बताना है। सीखना जो है क्या चीज़ है, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया, ठीक है। तो सीखना एक नैतिक प्रक्रिया नहीं है, सीखना जटिल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, सीखना जटिल एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो सीखना जटिल कौन है, मानसिक वाला काम जो होता है ना, सीखना बहुत जटिल प्रक्रिया होता है। तो मानसिक प्रक्रिया जो है, दिमाग वाला काम बहुत ही जटिल प्रक्रिया बच्चा के लिए होता है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। यू टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, सब में एक एक बार आ गया है, ठीक है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, 1930, 1887, 1879 या 1590, ठीक है। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत जो है वो माना जाता है, आपको देखिए 1930 ईस्वी। कब माना जाता है, 1930 ईस्वी जो होता है बाल विकास की शुरुआत का काल माना जाता है ना। विकास प्रारंभ होता है, विकास कब से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था, ठीक है। तो देखिए, बच्चा जब गर्भ में होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है तो उस अवस्था को गर्भावस्था भी कहते हैं, और उसी के साथ शुरू हो जाता है शैशवावस्था, ठीक है। उसी के साथ बच्चा का शैशवावस्था भी प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चा का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, तो बच्चा का विकास गर्भ से ही शुरू होता है, गर्भ से ही बच्चा में विकास होने लगता है, रहता है। देखिए, उसका जो है वजन 3 kg, कोई 4 kg, कोई 5 kg, क्या हुआ,
ये विकास नहीं हुआ, नहीं कहाँ पर हुआ, तो ये आपका गर्भ में हुआ। कहाँ पर हुआ? गर्भ में हुआ। उसका लंबाई भी हो जाता है ना, 2 फीट 3 फीट 1 फीट 1.5 फीट का बच्चा का लंबाई भी हो जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ? ये तो गर्भ में हुआ ना। तो विकास का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? गर्भावस्था से ही बच्चों के विकास का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, कहाँ पर आ गया भाई? तो ये बंगाल टेट में आ गया। कहाँ पर आ गया भाई? ये सीजी टेट में आ गया। कहाँ पर आ गया भाई? यूपी टेट में आ गया। सब टेटे में ये बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए हम लोग बुद्धि पढ़ेंगे, बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, सारा चीजों को पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे ना कि यहाँ पर सीडीपी से कोई प्रश्न आएगा तो भविष्य में छूटबे न करेगा, ये समझिए। इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब बहुत ही डिटेल्स उसको हम लोग पढ़ेंगे जो एकदम कन्फर्म किया हुआ रहेगा और आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल, वर्मन, थॉर्नडाइक या कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपका यहाँ पर है थॉर्नडाइक। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस नाम है। अगला, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अगर बच्चा सीख रहा होता है तो उसके सीखने की भूमिका में माता पिता को कैसी भूमिका निभाना चाहिए? ठीक है, आप देखिएगा, देखिए कुछ कुछ सीडीपी में आपको ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है। ठीक है, ये आपको कितनों भी, आपको कहीं भी क्लास कर लीजिएगा ना, कहीं भी कोचिंग कर लीजिएगा, तो कुछ कुछ आपके दिमाग पर होगा और जो जैसे शिक्षक होंगे वैसा सोचेंगे और उसी के आधार पर जो होता है उनका देखिए यहाँ पर सही और गलत होता है। ठीक है, तो ये सब अपने से सोचने की है। आप माता पिता हैं तो आपकी भूमिका बच्चों के लिए क्या होगी? आप तो ये प्रश्न लगभग सभी को सही करना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सही कर पाते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। नकारात्मक होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। बच्चों को अगर सीख रहा है तो उसके सीखने में माता पिता की भूमिका नकारात्मक, यानी वो अगर एक खिलौना बना रहा है ढंग से, अगर वो टीएलएम बना रहा है तो उसमें नकारात्मक नहीं कि मत बनाओ मत करो, ये नहीं होना चाहिए, उसको बनाने देना चाहिए। ठीक है, यानी ये तो गलत हो गया। सहानुभूतिपूर्ण, बच्चों को सहानुभूति देना चाहिए, ये तो ठीक है। अग्रोणमुखी, तो देखिए, और तटस्थ, तो सीडीपी में यही ना होता है, लगता है कि सब इन सर्वे सही है न, लगता है सब इन सर्वे सही है, लेकिन उसमें एक कुछ ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए लोग लड़ते भी कि ना हमर सही है, तो ना हमर सही है, तो ना हमर सही है। अब देखिए इसमें एक एक गो जो है, अगर जो माँ बाप होंगे कि बच्चा जो कर रहा है, जो सीख रहा है, उसको हम न सीखने दें तो वो सीधे मारेंगे टिक कि नकारात्मक हो। तो ठीक है, जो केवल सहानुभूति देंगे तो वो कहेंगे कि ना सहानुभूति बच्चा को देना चाहिए, यह सही है। और तटस्थ माने सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए, यह सही है। लेकिन सबसे ज्यादा सही जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वो है अग्रोन्मुखी। क्या है? अग्रोन्मुखी। ये क्या होता है अग्रोन्मुखी? तो अग्रोन्मुखी मतलब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा जो है यहाँ पर बच्चा का सीख रहा है, अगर वह जोड़ सीख रहा है 2 2 4, तो उसमें सहानुभूति मत दीजिए, आप उसको 2+2+2 और आगे बढ़ चढ़ के सिखाने का प्रयास करना चाहिए, तो उसी का नाम होता है अग्रोन्मुखी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। ठीक है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है अब आपको बता देते हैं। यह सीटेट में अब तक यहाँ पर 11 बार आ चुका है और जेटेट में 1 बार आ ही चुका है, और बाकी टेट की बात कीजिए तो सभी जगह आपको ये डिस्लेक्सिया हर समय मिला हुआ है। तो आप याद रखिएगा लेक्सिया किससे जुड़ा हुआ? लेक्सिया वाला हमने बोला था लक्स, और लक्स को बच्चा पढ़ रहा है लुक्स, और ये लुक्स पढ़ रहा है यानी पठन संबंधित विकार है। तो लेक्सिया वाला जितना आएगा सबको पठन संबंधित विकार में डाल दीजिएगा, यही आप आंसर कीजिएगा तो इसका पठन विकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एलेक्सिया है, अभी डिस्लेक्सिया था, अभी एलेक्सिया है, मतलब एलेक्सिया, एलेक्सिया वाला जितना चीज़ है लेक्सिया वाला सब लक्स से जुड़ा हुआ है और इसको बच्चा लुक्स पढ़ता है तो ये भी पठन विकार में जाएगा। तो एलेक्सिया वाला याद रखिएगा, एलेक्सिया हो डिसलेक्सिया हो, लेक्सिया वाला जितना लक्स वाला रहेगा वो सभी आपका जाएगा पठन विकार में। ठीक है, चलिए, राम सा को वाज पढ़ रहा है, राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है? ये दोनों प्रश्न आपके आए हुए हैं एमपी टेट
और सीजी टेट और साथ में यूपी टेट, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, बाहर का प्रश्न नहीं है। इसीलिए तो देखिए हम आपको यहाँ पर क्या बनाए हैं, हैंड रिटेन नोट्स, नहीं तो हम भी कहीं से छाप सकते थे आप लोगों के लिए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि कम पढ़ा करके बच्चों को अधिक से अधिक मार्क्स किस प्रकार से उठाया जाए, ठीक है। तो आप देखिए इसीलिए आपको यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ लेकर के एक बार पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें कम में आप ज़्यादा प्रश्न का यहाँ पर सॉल्यूशन कर पाइएगा, और वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ, कहीं भी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद अभी आप कॉल करके यहाँ जरूर जुड़ जाइएगा जेटेट की तैयारी के लिए, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास और है ही नहीं। बाकी आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं, ठीक है। राम शाह को आवाज पड़ रहा है, किस विकार से प्रभावित है, तो ये क्या है, आपको पठन संबंधित विकार है। और पठन संबंधित विकार किस में जाता है, डिसलेक्सिया में जाता है, डिसलेक्सिया में जाता है। अभी बताए थे हम कि लेक्सिया मतलब लक्स और लक्स को लुक्स पढ़ रहा है, यह पठन संबंधित विकार है। शाह को वाज, राम को मरा, ये सब लेक्सिया से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। अगला देखिएगा, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, चलिए ये भी पठन संबंधित विकार आ गया। और पढ़ने वाला जितना है वो लक्स साबुन से जुड़ा हुआ है, तो वो लेक्सिया हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लेक्सिया हो गया। चलिए अगला है, एक बच्चा 2 + 2 5 कह रहा है और 2 × 8 15 कह रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है, ठीक है। तो 2 + 2 5 कह रहा है, ये क्या आप कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये गणित संबंधित प्रश्न आ रहा है। 2 × 8 को 5 लिख रहा है, ये क्या है, ये गणित संबंधित है। तो जिसमें बच्चा गणित संबंधित समस्याएं कर रहा है, जिसमें जोड़ घटाव का चिन्ह संबंधित विकार उसमें प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो आप किससे कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन किससे करते हैं, कैलकुलेटर्स करते हैं। तो कैलकुलेशन वाली जितनी चीज आ जाए, कैलकुलेशन वाली जितनी चीज आ जाए उसको कैलकुलिया से याद रखिएगा। कैलकुलेशन वाली चीज को कैलकुलिया यानी डिसकैलकुलिया, ये जो कहेगा कि डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, तो कैलकुलिया जितना आएगा, कहीं भी कैलकुलिया अगर लास्ट में आपको लगा हुआ मिल रहा है तो आपको कैलकुलेशन से जुड़ा है। और कैलकुलेशन हम लोग गणित के लिए करते हैं, तो गणित संबंधित विकार में उसको डालिएगा, ठीक है। उसका ऑप्शन किस में डालिएगा, गणित संबंधित विकार में डालिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसकैलकुलिया हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हो रहा है। 2 + 2 को बच्चा यहाँ पर कह दे रहा है, यहाँ पर 2 + 2 को 5 कह दे रहा है और 6 + 2 को 12 कह दे रहा है। इसका मतलब बच्चा को चिन्ह संबंधित कठिनाई आ रहा है, मैथ संबंधित कठिनाई आ रहा है। तो कठिनाई कैलकुलेशन के लिए होता है, गणित के लिए होता है, तो कैलकुलिया में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। बंगाल टेट, यूपी टेट, आंध्रा टेट और असम टेट, सभी में ये प्रश्न पूछा गया है कि गणित से संबंधित प्रश्नों को त्रुटि कर रहा है, यह किस प्रकार से संबंधित है, गणित संबंधित। गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, और कैलकुलेशन किससे जुड़ा हुआ है, कैलकुलिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा आपको डिसकैलकुलिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया, एकदम क्लियर रहिएगा। देखिए, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है। ये जेटेट 2013 में भी आया हुआ है, ठीक है। आपको बताते हैं यूपी टेट में अब तक 4 बार इस प्रश्न को रिपीटेड करा जा चुका है, और बिहार टेट में भी 2 बार आए हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख करके आपके लिए लाए हुए हैं। देखिए बता देते हैं, बुद्धि लब्धि का अभी आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करवा रहे हैं। उसका बुद्धि लब्धि का स्कोर आपको देखिए इस वीडियो में नीचे बता दिया गया है, दे दिया गया है। वहाँ से बुद्धि लब्धि का स्कोर से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि हर बार तहलका मचा के रख रहा है, हर बार एग्जाम में आ ही जा रहा है, इसलिए आपके भी एग्जाम में शायद नहीं आ जाए, फिर से आप देख लीजिए इसको। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है या समान बुद्धि है, ठीक है। तो याद रखिएगा 140 से अधिक है, इसका मतलब वह बच्चा जो है आपका प्रतिभाशाली है, सबसे अधिक IQ है, ठीक है। तो 140 से अधिक है तो वह प्रतिभाशाली बच्चा है, आप देख के रहिएगा, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि। देखिए 120 याद रखिएगा, 120 ये अभी तक 10-11 बार प्रश्न आया है। 140
ये अभी तक 111 बार प्रश्न आया है। ठीक है, आप गिन के देखिएगा सभी राज्यों का, तो हर जगह हर बार ये मिल ही रहा है। ठीक है, तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, तो वह बच्चा जो है आपका प्रखर बुद्धि का होगा। किस बुद्धि का होगा? प्रखर बुद्धि का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 120 है तो सामान्य बुद्धि का। बाकी नीचे तो हम आपको इसका स्कोर कार्ड देने जा रहे हैं कि किसका बुद्धि लब्धि कितना होगा, तो वह किस प्रकार का बच्चा माना जाएगा। तो आप स्कोर कार्ड को जरूर देख लीजिएगा। देखिए अगला है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है। 110 से अधिक है तो वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि या सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो एक बच्चा जिसकी यहाँ पर जो है 110 से अधिक है वो आपको किस प्रकार का बच्चा होगा? तो वह तीव्र बुद्धि का बच्चा होगा। ठीक है, अगला, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है। ये भी प्रश्न आपको आए हुए हैं, 100 भी आया हुआ है। ठीक है, प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है। ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है तो वह सामान्य बुद्धि का बच्चा है। याद रखिएगा, सामान्य बुद्धि का बच्चा है, 100 से स्टार्ट होता है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है। ये आपका पूछा गया प्रश्न है और आपका जेटेट 2016 का है वह प्रश्न है। ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि यहाँ 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है। प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, मंद बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली के लिए तो आपने देखा यहाँ पर 140 होना चाहिए। प्रखर बुद्धि के लिए आप देखें तो 110 से 120 के बीच होना चाहिए। मंद बुद्धि के लिए 90 होना चाहिए या 90 से 80 से 90 के बीच भी चलता है ये। और सामान्य बुद्धि के लिए 100 से ऊपर होता है। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा? मंद बुद्धि में चला जाएगा। चलिए हम लोग इसका स्कोर कार्ड भी देख लेंगे एक बार कि बच्चा क्या बुद्धि लब्धि कितना है तो कितना। तो आइए बुद्धि लब्धि चार्ट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इस चार्ट को आप जरूर एकदम कॉपी में नोट्स बना लीजिए। देखिए आपको बता देते हैं, वीडियो देखने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपको बता देते हैं, सिर्फ वीडियो ही नहीं देखिए, आप जो है उसको नोट्स भी बनाइए। लिखने से ज़्यादा याद होगा और हर तीसरे दिन रिपीट होना चाहिए। नहीं तो आप अगर ऐसे ही कल्पना कर रहे हैं कि मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो ये असंभव है। ठीक है, आप थोड़ा सा आपको समय देना ही पड़ेगा। यदि आप पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो अगर नहीं समय दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए हर किसी को अभी जो बहुत समय है आपके लिए, जो समय है उसमें जो आपको नोट्स जाते हैं उसको आप एक बार अवश्य लिखा कीजिए। अपने कॉपी में लिखने से ज़्यादा याद होता है और उसको हर तीसरे दिन एक बार रिपीट जरूर किया कीजिए कॉपी से। ठीक है, थोड़े से समय दीजिए, रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको एक भी प्रश्न हम बाहर जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, सारा प्रश्न इसी नोट से और यहीं से छपवाएंगे, चाहे वो पेडागोगी का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, सामान्य अध्ययन का हो, सामाजिक विज्ञान का हो। क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं ओनली फॉर विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र। ठीक है, हल प्रश्न पत्र जो पूछ रहे हैं उन्हीं को हम केवल कवर अप कर रहे हैं, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण टॉपिक जो केवल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और बाकी जो आपका JCERT जैक की किताब है उससे टोटल चीज़ को हम बनवा रहे हैं, जहां से बाहर प्रश्न जा ही नहीं सकता है। ठीक है, अभी हाल की एग्जाम में आप देख लीजिएगा, आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो है आपको JCERT से ही सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि आप बाहर का किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं किताब का, तो आप अभी भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आप सरकारी स्कूल का किताब लेकर के आप वहाँ से तैयारी करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ जुड़िए, आपको चैप्टर वाइज हम सारा चीज़ करवा दे रहे हैं। सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स, PDF और सारी क्लासेस को करवा रहे हैं। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा यहाँ पर। ठीक है, मोबाइल नंबर के लिए आप याद रख लीजिएगा 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। ठीक है, चलिए देखते हैं बुद्धि लब्धि चार्ट। बुद्धि लब्धि है, देखिए कैटेगरी है, बुद्धि लब्धि 140 से अधिक, 140 से अधिक बच्चा होगा प्रतिभाशाली। 140 से अधिक बच्चा होगा प्रतिभाशाली। याद रखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चे के जो लक्षण होते हैं वो 140 से अधिक उनकी बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, याद रखिएगा। 121 से 140 प्रश्न कैसे पूछता है? एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक, 120 से अधिक तो कहाँ आ गया? 121 से 140। वो बच्चा कैसा 120 से अधिक है? तो
प्रखर बुद्धि का है। कैसा है? प्रखर बुद्धि का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। अगला है आपका यहाँ पर 111 से 120, 111 से 120 यानी 110 से अधिक और 120 से कम। ठीक है, 110 से अधिक है तो वह बच्चा तीव्र बुद्धि का है। 110 से अधिक है तो वह बच्चा तीव्र बुद्धि का है। और 90 से अधिक है, 90 से अधिक है तो 90 से अधिक है, 110 तक है तो वह बच्चा सामान्य बुद्धि का है। एकदम याद रख लीजिएगा। ठीक है, एकदम याद रख लीजिएगा। 20-20 का डिफरेंस चल रहा है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। कितना का डिफरेंस चल रहा है? 20-20 का डिफरेंस चल रहा है ना, या 19 का आप कह लीजिए डिफरेंस चल रहा है। इतना ही डिफरेंस पर आपको सारा चीज़ को याद कर लेना है। 90 से अधिक है तो सामान्य बुद्धि का है, और 90 तक है, 81 से 90 तक है तो वो किस बुद्धि का है? 81 से 90 तक है तो वो मंद बुद्धि का है, और 71 से 80 तक है तो वो अल्प बुद्धि का है। ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा। अभी तक का रिकॉर्डेड प्रश्न जो पूछा गया है उसको देख लीजिए। पहला पूछा गया है बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, वह किस प्रकार का है? पहला। दूसरा 120 से अधिक है, वह किस प्रकार का? तीसरा 110 से अधिक है, वह किस प्रकार का है? और चौथा 90 से अधिक है, वह किस प्रकार का है? तो प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र और सामान्य। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा हो गया, फिर प्रखर बच्चा हो गया, फिर तीव्र बुद्धि का बच्चा हो गया, और फिर सामान्य बुद्धि का बच्चा हो गया। ठीक है, तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। और एक बार जो है आपका जड़ बुद्धि का भी आया हुआ है कि 80 से अधिक है तो कौन सा है। ठीक है, 80 से 90 से बीच है तो कौन सा है? तो वो मंद बुद्धि है, एकदम याद रखिएगा। और 80 से है, 80 तक है तो वो अल्प बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, मूर्ख है, यही मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न ही आप मान के चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 5 टेबल आप याद कर लेते हैं ना, 5 टेबल देखिए, 1 2 3 4 5, 5 ही है ना। ये पाँचों को आप अगर एक दिन भी लिखिएगा और फिर अगर मॉर्निंग में उठ के दूसरका दिन लिखिएगा, और किसी दिन आपको अच्छा नंबर लाना है और तीसरका दिन भी लगातार लिख दिए तो सीडीपी में 2 नंबर लेकर के आप घर को आ गए। ठीक है, आपका समझिए कि रैंक बहुत आगे बढ़ गया है। इसी 1-2 नंबर खातिर आपने कभी फेल किया होगा, लेकिन अबर फेल नहीं करना है, अबर रिजल्ट को निकालना है, अबर बहुत ही नंबर को लाना है। इसलिए आप इस स्कोर कार्ड को लगा लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, और हो सके तो बल्कि दिल में भी चिपका लीजिए। ठीक है, इसको चिपकाने से नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर इससे संबंधित आंकिक प्रश्न। याद रखिएगा, एक प्रश्न तो यहाँ स्कोर कार्ड से आता है, याद रखिए। एक प्रश्न जो है आपका बुद्धि लब्धि का टेबल चार्ट से आएगा। एक प्रश्न आपका किससे आएगा? बुद्धि लब्धि का टेबल चार्ट से एक प्रश्न एग्जाम में 100% याद रखिएगा आएगा ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न बुद्धि लब्धि का आएगा, दूसरा जो प्रश्न बुद्धि लब्धि का आएगा वो न्यूमेरिकल से होगा या उसका सूत्र से होगा। न्यूमेरिकल से होगा या उसका सूत्र से होगा, दिया हुआ रहेगा, एकदम कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, तो कितने प्रश्न हुए? 1 + 1 यानी 2। बढ़ सकता है, घटता तो है ही नहीं। ठीक है, बढ़ सकता है लेकिन घटता नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रश्न यहाँ आएगा। चलिए आंकिक प्रश्न का हम लोग यहाँ पर स्वागत करके देखते हैं। कभी कभी देखिए आपको लग रहा होगा कि आंकिक प्रश्न बहुत भारी होगा, लेकिन इससे हल्का आपको बता देते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं है। और एक बात आपको बताते हैं, अभी देखिए इसके पहले यहाँ पर जो हुआ था आकलन परीक्षा जो जैक ने लिया था, आकलन परीक्षा जो जैक ने लिया था, याद रखिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 2 प्रश्न। देखिए एक सूत्र आ गया था, यही सूत्र आया हुआ था, हमने जो नोट्स दिया था देखिए यही सूत्र आया हुआ था। ठीक है, वही नोट्स अभी भी है, यही सूत्र आया हुआ था, बुद्धि लब्धि का सूत्र आया था। और एक प्रश्न जो हमने नीचे बनवाया है वो भी एकदम सेम टू सेम भिड़ा हुआ था। ठीक है, तो आज आपका भी जेटेट एग्जाम में यही होने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, बस जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। सारा सब्जेक्ट को इसी तरह से हम लोग कवर अप कर रहे हैं, पूरे ट्रिक के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ, अब पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना। तो आप सभी अभी जुड़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर बुद्धि लब्धि का सूत्र याद रखिएगा। एक सूत्र आपका हर बार आ रहा है, जेटेट 13 में भी आया था, जेटेट 16 में भी आया था, और यूपी टेट, एमपी टेट और सीजी टेट की तो बात ही नहीं कीजिए, हर बार एक प्रश्न बुद्धि लब्धि का सूत्र से छप ही जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? बच्चे की मानसिक आयु बट्टा
बच्चे का वास्तविक आयु और इंटू में होता है देखिए 100, इंटू में क्या होता है 100, यानी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। अब देखिए कभी कभी आपको यहाँ पर मानसिक आयु और वास्तविक आयु नहीं लिखता है, तो उसमें क्या लिखता है, तो MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100। ठीक है, तो MA मतलब क्या हो गया, MA मतलब देखिए हो गया मेंटल एज, क्या हो गया, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, और CA मतलब क्या हो गया, क्रोनिकल एज यानी वास्तविक आयु, और इंटू 100। ठीक है, तो याद रखिएगा MA/CA इंटू 100 कह सकते हैं, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कह सकते हैं। ठीक है, जब यह सूत्र आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप समझिए कि यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा आप 100% बना करके ही आइएगा, और एक नंबर यानी एक प्रश्न सही करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग IQ निकालने सीखते हैं कि बच्चे का IQ कितना है, वह किस प्रकार का बच्चा है। यही प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है, और आपके भी एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 5 वर्ष के मोहन, देखिए 5 वर्ष का मोहन का आयु कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष के बच्चा है, 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ठीक है, 5 वर्ष के मोहन के मानसिक आयु 8 वर्ष का, मानसिक आयु मतलब क्या दे दिया आपको बताइए, मानसिक आयु मतलब MA दे दिया ना, उसका मानसिक आयु कितना है 8 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष यानी वास्तविक वो कै वर्ष का है, देखिए मोहन वास्तविक कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है, तो मेंटल एज हो गया, मानसिक आयु हो गया, और बट्टे क्रोनिकल एज हो गया। ठीक है, क्रोनिकल एज हो गया जो वास्तविक आयु है, तो वास्तविक आयु कितना है, वो आपका 5 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, 5 वर्ष का बच्चा है, तो MA निकल गया, CA निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, बताइए IQ कितना है, बता दीजिए। IQ बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए थे MA/CA इंटू हुआ 100। MA कितना है, मानसिक आयु कितना है, तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष की है, तो 8 वर्ष। अब बच्चा है कितना, वास्तव में जो बच्चा जितना वर्ष का है उसको वास्तविक आयु कहते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष के मोहन, 5 वर्ष का मोहन, मोहन 5 वर्ष का है वास्तव में, तो उसकी वास्तविक आयु 5 वर्ष है। ठीक है, इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब 5 से ये 100 कटेगा ना, 20 बार में कटेगा, अब 20 अट्ठे कितना हो जाएगा बताइए, 160 होगा ना, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, 160 है। कितनी है बच्चे की बुद्धि लब्धि, 160 है। 160 है मतलब ये किस में गया, 140 से अधिक वाला टेबल में गया। इसलिए ये अगर पूछा बच्चा कैसा है, अगर ये पूछ दे कि बच्चा कैसा है, तो ये 140 से अधिक वाला टेबल में है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चा में चला जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे का शुरू बार आयु दिया है वो उसका वास्तविक आयु है, और जो मानसिक आयु बता रहा है वो ऑलरेडी मानसिक आयु है। तो बुद्धि लब्धि हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, आप भी निकाल लीजिएगा। एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर बुद्धि लब्धि आपको निकालने आ गया तो। ठीक है, वीडियो को देखिए, यहाँ पर जो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ही शेयर कीजिएगा अच्छे अच्छे लोगों को भी यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। और कम पढ़ के देखिए, केवल हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही कवर अप करेंगे जहाँ से प्रश्न आएगा। आपको किसी भी तरह का ज़्यादा बाजारू किताब मत पढ़िएगा, क्योंकि किताब में इतने सारे प्रश्न दिए हुए हैं जो आप यहाँ पर कंफ्यूज कर जाइएगा। आप सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़िए, JCERT का टेक्स्ट बुक पढ़िए, और बाकी जो है यहाँ पर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब JCERT टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है, बाहर से नहीं आने वाला है। आपको आज भी मैं अवगत करा दे रहा हूँ। यदि आप बाहर से पढ़ रहे हैं, बाजारू किताब लेके पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। आप अभी और आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आपको पूरा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर करवा दिया जाएगा, जिससे आपका यहाँ पर स्कोर 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जो नोट्स परचेज करते हैं, बच्चा का वास्तविक आयु जो शुरू बार दे रहा है वो वास्तविक आयु है, जो रियल एज है वो 5 वर्ष है। मानसिक आयु कहा हुआ था 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। देखिए नीचे, अब देखिएगा तो मानसिक आयु 8 है, वास्तविक आयु 5 है, 100 160, और यह बच्चा प्रतिभाशाली है। बनाना। चलिए आगे और प्रश्न को हम लोग यहाँ पर रिपीटेड करेंगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है,
तो 10 वर्ष का बच्चा है, वास्तविक आयु कितना है? वास्तविक आयु बच्चा का 10 वर्ष है, लेकिन उसका मानसिक आयु कितना वर्ष के बच्चा के जैसा चल रहा है? उसका दिमाग कितना वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर रहा है? 12 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो उसका IQ कितना है बताना है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। चलिए, IQ बराबर आपको याद है, IQ बराबर याद है MA। मानसिक आयु कितना है? देखिए मानसिक आयु 12, MA बट्टे CA क्रोनिकल एज, क्रोनिकल वास्तविक आयु है, बच्चा 10 वर्ष का वास्तव में है, 12/10 इंटू क्या करते हैं 100, 10 से ये 100 कितना बार में कटा? 10 बार में, 12 दहम कितना हो जाएगा? 120। तो यही जो है आपका क्या हो गया? 120 जो हो गया आपकी बुद्धि लब्धि हो गई। और 120 कहेगा तो वह बच्चा किस प्रकार का है? तो वह बच्चा तीव्र बुद्धि का है। अगर 120 से अधिक रहता तो वह बच्चा प्रखर बुद्धि का होता। टेबल चार्ट को एकदम दिमाग में बांध दीजिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्रैक करना है तो कुछ कुछ टॉपिक को दिमाग में रख लेना है, और बहुत ही आपको हम यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं उस टॉपिक का जो आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये बुद्धि लब्धि आपने निकाल लिया होगा। आगे देखिए, जो नोट्स लेते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको ये सारा चीज़ उनको घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए मिलते रहता है और वो तैयारी करते रहते हैं। उनको बात करने का भी ऑफर यहाँ पर दिया जाता है, आप बात भी कर सकते हैं जहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। वास्तविक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष, बुद्धि लब्धि क्या होगा पूछा गया है। सूत्र पर आ जाएंगे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु है यहाँ पर 12 वर्ष, वास्तविक आयु है बच्चा का 10 वर्ष इंटू 100, 10 10 कटा 120, और यह बच्चा जो है तीव्र बुद्धि का है, ठीक है। चलिए, एक और प्रश्न ये आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिया है, आप जल्दी जल्दी करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। 10 वर्ष का बच्चा है, 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का बच्चा है, और उसका मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु कि कितना है, अगर आपको भी शिक्षक बनना है तब, ठीक है। तो 10 वर्ष का बच्चा है, यानी बच्चा का वास्तविक उम्र 10 वर्ष का है, लेकिन अभी उसका मानसिक आयु कितना है? 7 वर्ष के बच्चे का जैसा काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 10 दहम कितना हो गया? 100 हो गया, और 7 दहम कितना हो गया? 70। यानी उस बच्चा का बुद्धि लब्धि कितना है? 70 है। इसमें 70 कहाँ ऑप्शन है बताइए? 70 बी में है, यानी राइट आंसर इसका 70 हुआ। और यह बच्चा पूछा जाए कि किस प्रकार का है, तो यह बच्चा जड़ बुद्धि का है, मूर्ख बुद्धि का है, ठीक है। चलिए, नोट्स वाले, वास्तविक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 7 वर्ष, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, 7/10 इंटू 100 70, ठीक है। वह बच्चा मूर्ख है, वह बच्चा मूर्ख है। चलिए, एक प्रश्न और रिपीट कर लीजिएगा, सब पूछा हुआ प्रश्न है, सब एग्जाम का आया हुआ ही प्रश्न यहाँ पर कवर अप किया गया है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस प्रकार का बच्चा है? बच्चा 10 वर्ष का है, मानसिक आयु 10 वर्ष का है, ठीक है। तो वह 10 वर्ष का बच्चा भी है, और उसका वास्तविक आयु भी 10 वर्ष है, और मानसिक आयु भी 10 वर्ष के जैसा ही काम कर रहा है। तो वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है 140 आएगा, सामान्य है 100 आएगा, प्रखर है 120 आएगा, तीव्र है क्या आएगा? ये ऑप्शन देखिए दिया गया था, ये 3 जगह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए, बुद्धि लब्धि बैठा दीजिए, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, 10/10 इंटू 100, 10 10 कट गया, यानी बच्चा 100 है, तो वह किस प्रकार का है आपको बचाना है, ठीक है। तो 140 से अधिक है प्रखर बुद्धि, 120 से अधिक है, 140 से अधिक है तो ये प्रतिभाशाली बच्चा है, 120 से अधिक है तो ये प्रखर बुद्धि का बच्चा है, और 110 से 120 तक है तो वह तीव्र बुद्धि का बच्चा है, और 100 तक है, 90 से 100 तक वो सामान्य बुद्धि का बच्चा है। तो ठीक है, यह बच्चा सामान्य बुद्धि का है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। ये लास्ट प्रश्न होगा आपको रिपीट का, अगर इसके बाद भी दिक्कत रह जाए कॉल करो भाई, हम आपको पेन कॉपी लेके बैठना, हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। अपने चैनल पर इस प्रकार का सुविधा आपको दिए हुए हैं, चाहे वो गणित का प्रश्न हो, चाहे वो CDP का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, सबका कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट क्लियर जिनका नहीं है उनको फ़ोन भरने की सुविधा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने, तो आप जुड़िए, उसके बाद आपको सारी राशि तो उससे जुड़ते हैं तो उनको मिलता है। ठीक है, आयु किससे कहते हैं? खिलौना की आयु किससे कहते हैं? यूपी टेट में 2 बार है, उत्तराखंड टेट में 1 बार है, और आपका H टेट में 1 बार है। ठीक है, खिलौना की आयु किससे कहते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था,
किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, यानी किस अवस्था में बच्चा का खिलौना प्रिय होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चा का खिलौना जो प्रिय होता है आपको शैशव अवस्था में होता है। उस अवस्था में बच्चा जो होता है खूब खिलौना से खेल रहा होता है। खेल की आयु किससे कहते हैं? खेल की आयु किससे कहते हैं? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या कोई नहीं। ठीक है, तो खेल का आयु बच्चा में किसको माना जाता है? ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। ये बिहार टेट का प्रश्न है जो एक बार आया हुआ है आपका, और यूपी टेट में एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो सारे टेट आए हुए प्रश्नों का संग्रह आपको इसमें मिल रहा है। आप सभी अभी के अभी क्लासेज यहाँ पर सारे ज्वाइन कर लेंगे, वो भी बहुत ही आपको सस्ते रेट पर सारी क्लासेज यहाँ पर दी जाती है, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है पूरे पीडीएफ के साथ, और आपको बात करने की पूरी सुविधा रहती है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जा रही है, आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो खेल की आयु किसको कहते हैं? तो खेल की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। इस अवस्था में बालक जो होता है अपने गिरोह में रहने लगता है, अपने सक्रिय समूह का सदस्य हो जाता है, और इसमें क्या करता है? वह खेलने लगता है। ठीक है, तो खेल की आयु जो है वो किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था में बच्चा जो है खेलने के प्रति खूब एकदम ललायित रहता है, और वो अपने समवयस्क बच्चों के समूह के साथ खूब खेलता है और खूब मज़ा करता है। ठीक है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, देखिए समूह बनाने की प्रवृत्ति जो होता है वो शैशवावस्था में तो कभी भी नहीं होगा, और किशोरावस्था में भी नहीं होगा, बाल्यावस्था में भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रवृत्ति जो पाई जाती है सबसे अधिक जो यहाँ पर समूह बनाया जाता है वो किशोरावस्था में बनाया जाता है, लेकिन प्रवृत्ति इसमें कब से आ जाती है? तो बाल्यावस्था से ही आ जाता है। ठीक है, तो समूह बनाने की प्रवृत्ति बच्चा में बाल्यावस्था से आने लगता है। वो अपना ग्रुप को एक अलग कर लेता है, दूसरे के ग्रुप को अलग कर लेता है, तो ये प्रवृत्ति उसी समय से आती है। लेकिन सबसे अधिक प्रवृत्ति कब में या प्रबल हो जाती है? या किशोरावस्था में होती है, लेकिन यहाँ पाई जाती बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो आपको बाल्यावस्था में ही लेना है। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर किस अवस्था में रहता है बताना है आपको। ठीक है, ये आपका सीजी टेट में आया हुआ एक बार प्रश्न है, और यूपी टेट में आया हुआ एक बार प्रश्न है। ठीक है, तो किस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, तो आप उम्र देख लीजिएगा। शैशवावस्था यानी यहाँ यानी इसको कह सकते हैं 0 से 5 वर्ष। ठीक है, 0 से 5 वर्ष कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? ये ज़्यादा करके इसका 2 से 3 साल तो वो अपनी माता पर ही निर्भर रहता है, अपने दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो दूसरों पर निर्भर किस अवस्था में रहने का गुण है बच्चा का? तो वो आपको चला जाएगा शैशवावस्था में ही बच्चों दूसरों पर निर्भर करता है। ठीक है, वो जो लोग देते हैं वो खाता है, जो देते हैं वो पीता है, नहीं देने पर वो हल्ला करते रहता है। ठीक है, चिल्लाते रहता है, रोते रहता है, यानी वह दूसरों पर निर्भर होता है, तो ये उसी अवस्था का गुण है। अगला है शैशवावस्था की अवधि होती है। शैशवावस्था की अवधि होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग कहते हैं जन्म से लेकर के 5 वर्ष। ठीक है, या 1 से लेकर के 5 वर्ष, या 0 से लेकर के 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी आएगा 1 से 5, 0 से 5, ये सारी अवधि जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो वो उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे शैशवावस्था। ठीक है, और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था, और उससे ऊपर वाली अवस्था 18 से ऊपर उसको प्रौढ़ा अवस्था कहेंगे। ठीक है, यही अवस्था है। बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ये तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि अवस्था से एक प्रश्न आएगा, और इसका वीडियो पहले आपको दे दिया गया है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? यही देखिए प्रश्न है जो आपको यू टेट उत्तराखंड टेट में और उड़ीसा ओडी टेट में भी आपको पूछा गया था। ठीक है, कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 25 या कोई नहीं, कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो आपको 20 होती है। बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 रहती है। याद करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न छपेगा आपका। ठीक है, तो आप सभी को देखिए सीडीपी में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहेगा। सिर्फ आपको जितनी भी क्लासेस दी जा रही है उतना ही सीडीपी का क्लास का यहाँ पर पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको लगभग जो है 15 से 20 प्रश्न आपके छपे यहीं से मिलेंगे। बाकी देखिए सीडीपी में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपकी बुद्धि पर ही निर्भर करती है,
कितना भी इंस्टीट्यूट पढ़ा ले, कितनी भी आप कोचिंग कर ले, कहीं से नहीं भिड़ेगी, आपके विवेक की ही परीक्षा ली जाती है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी सिद्धांत ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों पर निर्भर है, क्योंकि ये चीज़ हम जितने अच्छे से करवाएंगे आप उतना अच्छा समझेंगे और उसको पकड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 10 से 15 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके लिए रहेगा और वो आप ही उस समय जज करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ प्रैक्टिस करके जाइएगा, सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं। ठीक है, तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है जो शिक्षा की दृष्टि से, वो होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से प्रश्न आए हुए थे। ये प्रश्न जो है आपको बंगाल टेट का था और सीजी टेट का छपा हुआ प्रश्न था कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्था है, शिक्षा की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं हैं। तो कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं इसमें माना गया है। बाल्यावस्था का समय होता है, समय याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। आप सभी को यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है, तो आप सभी समय को याद कर लीजिएगा। शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, कहीं कहीं 1 से 6 वर्ष भी होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1 से स्टार्ट रहेगा या 0 से स्टार्ट रहेगा, तो या 2 से भी स्टार्ट रहेगा, तो 2 से 5 भी कहेगा। तो ये सभी जो है 5 तक या 6 तक का आपको शैशवावस्था रखना है। फिर 6 से 12, 6 से स्टार्ट कर दीजिएगा, 6 से 12। ठीक है, ये बाल्यावस्था शैशवावस्था था, ये बाल्यावस्था रहेगा। फिर 12 में 6 जोड़िए 18, 12 6 18, ये आपका किशोरावस्था रहेगा। और 18 से ऊपर जाइएगा यह पौढ़ावस्था रहेगा। एकदम दिमाग बना लीजिएगा, 6 का टारगेट चलता है। ठीक है, 6 6 12 6 18 और 18 से ऊपर पौढ़ावस्था होता है। एकदम 6 का पहाड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, 6 का पहाड़ा याद रख लीजिएगा। याद है ना सभी को? चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा, सभी को याद है, तो बस इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो रहा है 0 से 5 वर्ष। 0 से 5 वर्ष क्या है? बाल्यावस्था है, सॉरी बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को बता दिया। 6 का अंतर होता है, 0 से 6 या 0 से 5 ले सकते हो, फिर 6 से 12 और 12 से 18, 6 का अंतर आ रहा है ना। अगला, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? यह कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चा को संस्कार डाला जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों का देखिए शैशवावस्था जो होता है, शैशवावस्था जो होता है वो संस्कारों की अवस्था होता है। बच्चा को इसी में बहुत ज़्यादा संस्कार दिया जाता है। ठीक है, संस्कार प्रयत्न भी इसमें होते हैं। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, बताना है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है जो सबसे अनोखा है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो जीवन का अनोखा काल जो कहा जाता है, जो हमेशा ज़िंदगी भर यादगार बना हुआ रहता है, वो देखिए आपका बाल्यावस्था है। इस समय बच्चा क्या रहता है? तो इस समय बच्चा सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होता है और वह खूब किसी के साथ भी, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ खूब मज़े कर रहा होता है, क्योंकि उसको किसी चीज़ की बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है। और यह अवस्था जो होता है एक अनोखा काल अपने आप में होता है, जिसमें सभी बच्चे एक साथ झुंड में रह करके खेलते हैं, कूदते हैं और किसी तरह का कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं होने के कारण खूब मज़े करते हैं। तो ये वही अनोखा काल है जो आपको बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? दोनों प्रश्न, सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है और जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? तो जीवन का अनोखा काल, सबसे रहस्यमयी काल जो है वो आपको किसको? बाल्यावस्था को कहा जाता है, जिसमें 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है और वह एक दूसरा अपने सहपाठियों के साथ खूब मज़े कर रहा होता है। ज़िंदगी में फिर वैसा मज़ा कभी वो नहीं ले पाता है, इसलिए यह अनोखा काल होता है जीवन का। ठीक है, लेकिन एक है सीखने का अनोखा काल। बच्चा कब सबसे अच्छा सीखता है, वो जो अनोखा काल उसके दिमाग में बना हुआ रहता है, वो कौन सा काल है? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सीखने का जो अनोखा काल माना जाता है ना, वो आपको यहाँ पर शैशवावस्था को माना जाता है। सीखने की दृष्टि से उस समय बच्चा को
जो भी चीज़ बताया जाता है वो सारी चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा होता है, देख रहा होता है और सीख रहा होता है, क्योंकि उस समय वह क्या होता है, अपने दूसरों पर निर्भरता उसकी रहती है और वो जैसे जैसे सिखाते वैसे वैसे वो सीख रहा होता है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वह दूसरी की बातों को सुनता है। तो सीखने का जो अनोखा काल है वो शैशवावस्था को ही माना जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या कोई नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात तो शैशवावस्था तो बच्चा क्या रहता है, एकदम बच्चा जो रहता है वो आपको एकदम अनभिज्ञ रहता है किसी चीज़ से, उसमें किसी भी चीज़ की कोई प्रवृत्ति नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन शैशवावस्था को बच्चा जैसे ही पार कर रहा होता है, बाल्यावस्था में आता है, तो देखिएगा इसको जो होता है कि अपनी चीज़ों को वो संग्रह करने लगता है। माता पिता सिखाते संग्रह कर, अगर चप्पल कहीं छोड़ दिया तो चप्पल को संग्रह करने लगता है, या ऐसा भी करता है कि सभी जगह के सभी का चप्पल ले ला करके एक जगह रख देता है, पेन को ला करके रख देता है, चौक को ला करके रख देता है। तो बच्चा में क्या होता है ना कि अपना एक संग्रह करने के उसके बाद लगता है कि हमारे पास कितने सारे खिलौने होते हैं, हमारे पास कितने सारे पेन होते हैं, और वो क्या कर रहा होता है कि खराब भी हो अच्छा भी हो सबको एक पैकेट में बंद करके संग्रह करके अपने पास रखता है, और जब वह जाता है तो खेलने के लिए उसको निकालता है या पढ़ने समय अपने बच्चों को दिखलाता है कि देखो इतनी चीज़ें हमारे पास है। इसलिए वो उसमें संग्रह करने का उस समय प्रबल भाव छिपा हुआ रहता है। यानी बच्चों में संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है सबसे अधिक यदि होती है तो वो आपकी बाल्यावस्था में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गिरोह या गैंग बनाने की शुरुआत जो होती है बच्चों में बाल्यावस्था से ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी शुरुआत अगर कहा जाएगा तो बाल्यावस्था, लेकिन गिरोह या गैंग वाली अवस्था अगर कही जाए तो वो सबसे अधिक जो गैंग बनता है वो आपको यहाँ पर किशोरावस्था में बनता है। ठीक है, किसमें बनता है, किशोरावस्था में। शैशवावस्था में तो बच्चे अभेद होते हैं, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसमें किसी भी तरह का गैंग नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे अभी देखिएगा तो गिरोह या गैंग वाली अवस्था तो बाल्यावस्था ले सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रबल कब गिरोह और गैंग वाली अवस्था होती है तो उस समय आप मारिएगा किशोरावस्था को। ठीक है, चलिए नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, बच्चा का नैतिक पतन किस अवस्था में होने लगता है, बच्चे का नैतिक पतन किस अवस्था में होने लगता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, किस अवस्था में नैतिक पतन होता है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो सबसे पहला चीज़ देखिएगा शैशवावस्था तो बच्चा का ऐसा अवस्था होता है जिसमें वो दूसरों पर निर्भर करता है। इस समय इसके पास जो है कोई नैतिकता कोई कैरेक्टर काम ही नहीं कर रहा होता है और वो कोई चीज़ जानता ही नहीं है, सारी चीज़ों से निर्भेद होता है। ठीक है, सारी चीज़ों से अजनकार होता है, उसकी किसी चीज़ की जानकारी वो ढंग से नहीं होती है। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, तो नैतिकता का अभाव जो है आपको यहाँ पर माना जाए तो शैशवावस्था ही आएगा। इसमें किसी तरह का कोई नैतिकता का बच्चा का काम कर नहीं रहा होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। आप उससे संतुष्ट रहेंगे, आप उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसको अनुप्रेरित करेंगे। अगला है ऑप्शन, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ठीक है, देखिए एक बच्चा जो है बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, तो आप इसका राइट आंसर सी होगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। मतलब देखेंगे कि उसका झुकाव किस तरह की और है, किस में बुद्धिमत्ता चल रही है, उसको उसी और क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अनुप्रेरित करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वह बच्चा उस क्षेत्र में और अधिक बुद्धिमत्ता से काम कर सके। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अब रही बात कि यह प्रश्न आया कहाँ कहाँ, यह प्रश्न आया कहाँ कहाँ, तो यह प्रश्न यूपी टेट में आया 2 बार, सी टेट में आया 3 बार, जे टेट में आया 1 बार, तो ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। दूसरा प्रश्न है
सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, नीचे 4 ऑप्शन है। तो ये लर्निंग आपको पढ़ना है, लर्निंग टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक अभी आएगा, ठीक है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कब हो सकता है सीखना समृद्ध बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से सीखना समृद्ध हो सकता है। अगला ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, इसके माध्यम से लर्निंग अच्छा हो सकता है। अगला ऑप्शन है, शिक्षण में विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। जब आप शिक्षक का कार्य कर रहे हो तो उसमें विभिन्न प्रकार के व्याख्या करें और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, तब शिक्षण समृद्ध हो सकता है। अगला है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, आवधिक परीक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए। क्या इसका ऑप्शन होगा सही, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो सही है वो आपका बी है, और बी में क्या दिया हुआ था आप देख लीजिएगा। सीखना कब समृद्ध होता है, तो इसका राइट आंसर होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए। बच्चा या कोई भी कब सीखता है, तो जो रियल जहाँ का रहने वाला है वहीं से उदाहरण को, कुछ उसके इर्द गिर्द की जगह से कुछ उदाहरण को लाया जाए जिसको वो जानता हो, और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे। जब वह चीज़ आप लाएंगे तो सभी विद्यार्थी एक दूसरे से क्या करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे। तो इस तरह से सीखना ज़्यादा समृद्ध होता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, तो कभी कभी याद रखिएगा बड़ा जिसमें रहता है ना ऑप्शन, वो भी सही होता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा और प्रश्न को अच्छा से समझिएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो गया। अगला है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यूपी टेट, सीजी टेट, एमपी टेट, पी टेट, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर पंजाब टेट, सभी में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। देखिए शिक्षा समाज शास्त्र से होगा, सामाजिक दर्शन से आप उसको कर सकते हैं, मीडिया मनोविज्ञान से कर सकते हैं, या शिक्षा मनोविज्ञान से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को कब अच्छी तरह से समझ सकता है, क्या उसको जानकारी होना चाहिए। तो एक शिक्षक को यदि शिक्षा मनोविज्ञान, एक शिक्षक को जब किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का जब ज्ञान हो जाए तो वह अपने शिक्षार्थियों को अच्छे ढंग से समझ सकता है। यानी यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी की बात है, तभी एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बेहतर समझ सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अगला, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, परामर्श लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, परामर्श। परामर्श का मतलब क्या है, ठीक है। पहला है बच्चे को समझना, दूसरा है बच्चों की कमियों का कारण पता करना, तीसरा है बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपयोग सही। परामर्श का उद्देश्य क्या है। परामर्श का उद्देश्य बच्चों का समझना भी है, बच्चे की कमियों का कारण भी पता करना है, बच्चे के समायोजन में सहायता भी प्रदान करना है, यानी राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। बच्चा किस प्रकार सीखता है, बच्चा किस प्रकार सीखता है, ठीक है। बच्चा किस प्रकार सीखता है आपको बताना है। पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से बच्चा किस प्रकार सीखता है। असम टेट में आया हुआ प्रश्न था, और ये जो है आपका यू टेट, उत्तराखंड टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो बच्चा पुस्तक पढ़ करके भी सीखता है, बच्चा परिचर्चा में भाग ले करके भी सीखता है, बच्चा प्रश्न पूछकर भी सीखता है, यानी बच्चा कई प्रकार से सीखता है। वो जब भी क्लास में आ जाए तो समझिए कुछ न कुछ सीख रहा है, तो बच्चा कई प्रकार से सीखता है। इसका राइट आंसर डी होगा कि बच्चा कई प्रकार से सीखता है, यानी तो सभी भी होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। एक अच्छा अध्यापक वह है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो, कौन है बताना है, ठीक है। एक अच्छा अध्यापक वह है
जो कौन है आप देखिएगा। अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करता है, अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करता है। दूसरा ऑप्शन है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। और उससे आगे है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। कौन एक अच्छा शिक्षक है आपको बताना है, ठीक है। एक अच्छा अध्यापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट आंसर है सी नंबर। क्या है? विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। बहुत ही अच्छा चीज है। एक अच्छा अध्यापक वही है जो हर समय विद्यार्थी को सीखने के लिए क्या करते रहता है? मोटिवेट करते रहता है, मोटिवेशन करते रहता है, देते रहता है, प्रेरित करते रहता है। वही एक अच्छा अध्यापक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यदि आप अध्यापक हैं तो आपकी दृष्टि से इसमें कौन सा कथन सर्वोत्तम है? देखिए अच्छा सब है, लेकिन सर्वोत्तम सबसे बेस्ट कौन कथन इसमें हो सकता है उसको चुनना है, ठीक है। पहला है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। पहला है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। पहला है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। दूसरा है कुछ बच्चे सीख सकते हैं। अगला है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। और आगे है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा इसमें सबसे अच्छा कथन है, ठीक है। तो देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, आज के डेट में सभी कोई कुछ न कुछ सीखता है ना, अच्छा खराब भला बुरा सभी से सीखता है। यानी इसका राइट आंसर अगर एक सर्वोत्तम कथन के रूप में देखिएगा तो होगा ए, यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। सब बच्चा में टैलेंटेड होता है जो विद्यालय आ रहा है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है अगर वो ध्यान दे तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। यह सबसे उत्तम कथन है, ठीक है। ये प्रश्न आपका देखिए पंजाब टेट में 2 बार आया है, पंजाब टेट में 2 बार आया है, असम टेट में 1 बार आया है और उड़ीसा टेट में 1 बार आया है। तो प्रश्न आ रहा है, सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर टिकअप कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे और एक बार देख लेंगे जिससे कि हमको लगे कि क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अधिगम को प्रभावित, अधिगम पढ़ेंगे हम लोग। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु, ठीक है। देखिए जो हम लोग लर्निंग करते हैं ना, लर्निंग उसको क्या प्रभावित करता है, उसका प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर देखिए डी है, परिपक्वता एवं आयु। कोई भी अधिगम को जैसे जैसे बच्चा मैच्योर्ड होते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर्ड हो जाता है, परिपक्व होने लगता है, तो वह अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा समझने लगता है। अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा समझने लगता है। यह किस पर निर्भर करता है? तो उसका मैच्योरिटी पर ना, किस पर निर्भर करता है? मैच्योरिटी पर, तो परिपक्वता पर। तो परिपक्वता एवं आयु पर अधिगम का प्रभावित होता है व्यक्तिगत कारक। देखिए व्यक्तिगत कारक है तो व्यक्तिगत कारक उसके परिपक्वता एवं आयु पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता एवं आयु पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न कहाँ आया? तो ये प्रश्न आपका यूपी में भी आया और सीजी में भी आया, दोनों जगह आया, ठीक है। एकदम आया हुआ प्रश्न ही केवल आप देख के भी अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ है। सारे सब्जेक्ट का हम करवा रहे हैं, एक का नहीं, सभी सब्जेक्ट का। सिर्फ क्षेत्रीय भाषा सभी का नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर एकदम इसी तरह से हैंड रिटेन नोट्स बना बना के दे रहे हैं। आप एकदम भूलिए नहीं, अच्छा प्रश्न पढ़िए, कम प्रश्न पढ़िए और ज़्यादा प्रश्न भिड़ाइए। ये किससे संभव है? तो इसी से तो संभव है ना, इसी से संभव है आपको कि यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स सारा कुछ मटेरियल जुगाड़ कर दिया गया है। आप यहाँ से जुड़ करके सस्ते दामों पर एकदम पढ़ लीजिए और सभी कोई पास कर जाइए, सभी कोई पास कर जाइए। कोई ज़्यादा फी नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी आपके लिए 500 रुपये चल रहे हैं, तो आप अभी कभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगला है सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती करता है, उसके लिए कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती करता है, कौन सा कथन सर्वोत्तम है आपको बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन है विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है।
और लास्ट ऑप्शन है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। ये 4 ऑप्शन आपका है, इसमें कौन सबसे बेस्ट है आप बताइएगा, ठीक है। तो देखिए जो अधिगम होता है वो उसमें क्या होता है, हर बच्चे गलती कर बैठते हैं, हर बच्चे गलती कर बैठते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अधिगम है ही क्या है, अधिगम जो है वो है ही किसका, त्रुटि प्रक्रिया का एक भाग। अधिगम जो है किसका है, त्रुटि प्रक्रिया का एक भाग। क्योंकि अधिकतर लोग जो है गलती या त्रुटि करके ही सीखते हैं, अधिकतर लोग गलती या त्रुटि करके ही सीखते हैं, ठीक है। इसलिए अधिगम प्रक्रिया के संबंध में है कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, तो सबसे बेस्ट होगा त्रुटि जो है अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है।